नमस्कार, सीमा कौशिक की कक्षा में आपका स्वागत है। आज की हिंदी कक्षा में हम करेंगे कक्षा 8वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से अध्याय 10 कामचोर, जिसके रचयिता है इस्मत चुगताई जी। ये जो कहानी है कामचोर, इसमें जो पारिवारिक समस्याएं हैं उसका वर्णन किया है लेखक ने, और जो बच्चे हैं केवल नौकरों पर आश्रित हो जाते हैं और स्वयं कोई भी कार्य नहीं करते, ऐसे बच्चों का वर्णन इसमें किया गया है। और लेखक ने ये शिक्षा देने की कोशिश की है, ये बताने की कोशिश की है कि बच्चों को काम आना चाहिए, अपना काम स्वयं करने की आदत होनी चाहिए और केवल नौकरों पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। इसलिए ऐसे बच्चों का वर्णन करके व्यंग्यपूर्ण स्वरूप में, थोड़े हंसी मजाक के रूप में लेखक ने ये सब चीज़ें बताने की कोशिश की है। तो इसमें मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा बता देती हूँ कहानी, जिससे कि आपको समझ आ जाएगा कि इसमें कामचोर बच्चों का वर्णन किया गया है जो केवल नौकरों पर आश्रित है, नौकर ही उनका सारा काम करते हैं। लेकिन जब उनसे काम करने को कहा जाता है तो जिस काम में भी वो हाथ डालते हैं, जो काम भी करने की कोशिश करते हैं, उसी काम को बिगाड़ देते हैं। तो आखिर में फिर वो फिर से निर्णय लेते हैं कि हम हिलकर एक गिलास पानी भी नहीं पिएंगे। तो इस तरह से बताने की कोशिश की गई है इस कहानी के अंदर कि बच्चे जब कामचोर हो जाते हैं, बच्चों को कुछ काम करना नहीं आता, तो वो किस तरह से दूसरों पर डिपेंड होते हैं और सारे काम बिगाड़ देते हैं। तो उसी का वर्णन लेखक ने इसमें किया है। तो मैं आपको कहानी डिटेल में करवाऊंगी, जो भी बीच में शब्द आते जाएंगे उनका अर्थ भी बताती जाऊंगी। आप अपनी बुक भी खोल कर रखिए ताकि आप अपनी बुक के अंदर उसके जो शब्दार्थ हैं वो साथ के साथ नोट कर सकें और आपको अच्छी प्रकार से समझ आ जाए। तो शुरू करते हैं हमारी कहानी कामचोर। बड़ी देर के वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? हिलकर पानी नहीं पीते, इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। कामचोर कहीं के, तुम लोग कुछ नहीं सारे हो और सारा दिन इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। तो इसमें वाद विवाद का अर्थ है बहस करना, तर्क वितर्क करना। तो इसमें बहुत तर्क वितर्क बहस होती है कि नौकरों पे डिपेंड है सभी बच्चे, मोटे मोटे हैं, ये मोटे मोटे बच्चों के लिए यूज़ किया गया है क्योंकि वो हिलकर पानी भी नहीं पीते, कोई काम नहीं करते हैं। इसलिए ये तय किया जाता है कि इन्हें काम करने की आदत होनी चाहिए, नहीं तो ये कामचोर है ही और भी ज़्यादा हो जाएंगे और ये सारा दिन उधम मचाते रहते हैं। उधम मचाना यानी कि शरारतें करते रहते हैं, इधर उधर दौड़ भाग करते हैं। तो इसलिए इनको कोई काम की जिम्मेदारी दी जाए तो जो घर के बड़े हैं वो ये तय करते हैं। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में क्या खर्च होता है, इसलिए हमने तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू किया। यानी कि बच्चों ने भी ये सोच लिया कि हम किसी की क्यों सुने, हम भी थोड़ा बहुत कुछ काम करते हैं। तो उन्होंने काम करना शुरू किया। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबैल तो थे नहीं कि कोई धक्का दे तो सह जाएं। दबैल यानी कि दबे हुए, यानी कि खुद हिलकर काम करने में आपस में उनमें थोड़ा सा लड़ाई भी हो सकती है, धक्का मुक्की भी हो सकती है। तो वो कहते हैं हम किसी के दबैल तो थे नहीं, यानी दबे हुए तो थे नहीं बच्चे, उसका जवाब देना भी जानते थे कोई उनको छेड़े तो। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। सुराहियां उधर लुढ़की, मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। यह भला क्या काम करेंगे? अम्मा ने निश्चय किया, करेंगे कैसे नहीं। देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा। यह लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं। यानी कि इसमें जब वो पानी भरने के लिए जाते हैं तो कोई सुराही या मटके इधर उधर आपस में छीना झपटी होती है, कपड़े भीग जाते हैं, लेकिन पानी कोई भी नहीं भर पाता। तो
अम्मा जी निश्चय करती है इनसे कोई काम नहीं होने वाला। फिर उनको जो है हरगिज़ का मतलब होता है किसी भी हालत में, कहते कि अगर ये काम नहीं करेंगे तो किसी भी हालत में इनको रात का खाना नहीं मिलेगा। तो उनके लिए शाही फरमान जारी हो जाता है। शाही फरमान यानी कि राजा की आज्ञा, जैसे राजा कोई अपना बता देता है कि राजा की आज्ञा है, हुक्म जारी कर दिया जाता है, उसी प्रकार उनको शाही फरमान जारी कर दिया गया कि जो काम नहीं करेगा उसको रात का खाना नहीं मिलेगा। हम काम करने को तैयार है, काम बताए जाएं। हमने दुहाई दी, बहुत से काम है जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए यह दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है, और भाई मुफ्त तो यह काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। तनख्वाह यानी कि काम के बदले में जो है कुछ रुपए या कुछ ऐसी कोई चीज़ दी जाएगी। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। हवाला यानी कि उदाहरण भी दिया, उनको उदाहरण के तौर पर बताया भी कि किस तरह करना है तुमने। जिस तरह से मालिक को तनख्वाह मिलती है, अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो उन्हें भी कुछ न कुछ मिलेगा। इस तरह से अब्बा जी उनको उदाहरण देते हैं, थोड़ा सा लालच भी देते हैं कि काम अच्छे से करोगे तो तुम्हें कुछ न कुछ दिया जाएगा। हे खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी, अम्मा ने याचना की यानी कि प्रार्थना की। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। यानी कि वो काम तो अच्छी प्रकार से कर नहीं रहे थे, दरी मैली हो रही थी, वो आंगन में मिट्टी मिट्टी हो रही थी, उसको ठीक करने लगते हैं लेकिन अच्छी प्रकार से नहीं कर पाते। तो अम्मा जी प्रार्थना करती है कि इस तरह से मत करो, लेकिन फिर भी वो सोचते हैं कि हमें काम करने का पैसा मिलेगा, कुछ मिलेगा, इसलिए वो काम पर लग जाते हैं। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू किया। दो चार ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। सारा घर धूल से अट गया मतलब भर गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई, नाकों और आंखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया। वहाँ हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। यानी कि जब दरी, पहले तो पानी भरने के लिए कहा गया तो पानी भी नहीं भर पाए, सब जगह पानी पानी कर दिया उन्होंने। इसी तरह दरी की सफाई के लिए कहा गया तो इतनी ज़ोर ज़ोर से झाड़ दी कि पूरे घर में धूल ही धूल हो गई। तो वो झाड़ू लगाने को तैयार होते हैं। झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। जितनी सीके जिनके हाथ पड़ी वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। अम्मा ने सिर पीट लिया, भाई ये बुजुर्ग काम करने दे तो इंसान काम करे, जब ज़रा ज़रा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। अब झाड़ू तो एक थी, सब में खींचातानी मच जाती है झाड़ू के लिए, तो सब में झाड़ू के दो दो चार चार तिनके हाथ में आते हैं। अब अम्मा जी तो सिर जो है पकड़ कर बैठ जाती हैं। अब वो बच्चे कहते हैं अब ये बड़े तो बार बार टोका टाकी कर रहे हैं, तो ऐसे में हम काम कैसे करें जब इतनी टोका टाकी की जाएगी। तो असल में झाड़ू देने से पहले ज़रा सा पानी छिड़क देना चाहिए। बस यह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। यानी कि उनको ये नसीहत दी गई थी कि धूल ज़्यादा होती है तो हल्का सा पानी छिड़क लेना चाहिए जिससे कि धूल उड़ती नहीं है। लेकिन बच्चों ने ज़्यादा पानी छिड़क कर वहाँ जो दरी में वहाँ धूल थी वहाँ पानी डलने से कीचड़ ही कीचड़ हो गया। अब सब आंगन से भी निकाले गए। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टियाँ, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियाँ लूट ली गई। जिन्हें ये चीज़ें भी न मिली वे डोंगे कटोरे गिलास ही ले भागे। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। यहाँ भी वह घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी की किसी बर्तन में आ सके। ठुसम ठास मतलब कि पूरी तरह से भरा हुआ। किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने और डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कोहनियाँ और उसके बाद बर्तन। फौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामुओं और दमदार मौसियों, फूफियों की कुमक भेज के। कुमक का अर्थ क्या होता है? फौज, जिसको हम बोलते हैं फौज। तो वो ग्रुप सब जितने भी रिश्तेदार थे, मामा, बहन, फूफियाँ, मौसियाँ, सब आई गई। फौज मैदान में हथियार फेंककर पीठ दिखा गई। यानी कि जितने भी वो सारे रिश्तेदार आए थे वो इस तरह की हालत देखकर, बच्चों के काम करने की हालत देखकर वो हथियार यानी कि हार कर पीठ दिखाकर भाग गए।
यानी कि हार कर वो वहाँ से चले गए। कि सबसे पहले तो उनको पानी भरने का काम दिया गया, वो भी नहीं हुआ उनसे। दरी साफ करने गए तो कीचड़ ही कीचड़ हो गया। अब नल पर गए हैं तो वहाँ पर भी पानी भरने के लिए वो सोचे कि पेड़ों को पानी देना है, तो उसके लिए भी वो सारे बर्तन घर के लेकर भागे, लेकिन एक दूसरे से पहले काम करने के चक्कर में कोई भी पानी नहीं भर पाया। और जितने भी रिश्तेदार उनको समझाने के लिए, उनको नियंत्रण में करने के लिए आई, वो फौज जो है रिश्तेदारों की, वो भी पीठ दिखाकर हार कर भाग गई। इस धींगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें लहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफ़ी नहीं थी। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलवाए गए। यानी कि वहाँ पर धींगा मुश्ती का मतलब है कि लड़ना भिड़ना, लड़ने भिड़ना, आपस में शरारतें करना। तो इसके बीच जो कुछ बच्चे तो बहुत गंदे हो गए थे कीचड़ में, धूल में। तो अब इतने सारे बच्चे थे, तो जितने नौकर काम कर रहे थे घर में, उनको नहलाने के लिए वो नौकर काफ़ी नहीं थे। तो पास के जो बंगले थे वहाँ से नौकर बुलाए गए और एक बच्चे को नहलाने के लिए उन्हें 4 आना दिया गया। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच यह सफाई का काम अपने बस की बात नहीं, और न पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। कम से कम मुर्गियाँ ही बंद कर दे। तो कायल या कि हम तो जिसको हम बोलते कि पागल हो गए थे, या इस तरह से उन्होंने अब साफ साफ मान लिया था, ये भी कह सकते हैं हम। तो उन्होंने मान लिया था बच्चों ने कि हमारे बस की बात नहीं है। तो उन्होंने सोच लिया कि चलो ये जो मुर्गियां हैं ना, इनको बंद कर दिया जाए एक जगह ले जाकर। पर शाम ही से जो बाँस, छड़ी, हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हाँकने लगे, चल दड़बे दड़बे। दड़बे यानी जो मुर्गियों का रहने की जगह जो होती है, जिसमें रखा जाता है, उनको दड़बा बोलते हैं। पर साहब, मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। ऊट पटांग के दर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियां खीर के प्यालों से, जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई है। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने में लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफ़ेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। तब मुर्गियाँ भी उनके काबू नहीं आती हैं, तो किस तरह वो खीर के प्यालों में कूद पड़ती हैं। सारा खीर है, वो जो दीदी है उनके जो वर्क के दुपट्टा है, जिनका बहुत सुंदर दुपट्टा था, और उनके जो सिर धुला हुआ था उसके ऊपर कूदती हुई निकल जाती हैं। इसी तरह मुर्गा है, वो पानदान के अंदर कूदता है, उसके अंदर से जो कत्था चूना था वो सारे सफ़ेद दूध जैसी चादर पर वो छापते हुए निकल जाता है। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में, मोरी यानी जो नाली होती है उसको बोला जाता है, इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियां बेनकेल का ऊँट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी, एक भी दड़बे में जाने को राजी न थी। इधर किसी को सूझी कि जो भेड़ें आई हुई हैं, लगे हाथों उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। अब वो वहाँ पर जो मौसी है वो नाली के पास, मोरी के पास मुंह धो रही थी। तो एकदम से जब छपाक से वहाँ पर गिरी वो मुर्गी, तो वहाँ पर वो जो कीचड़ है सारा उनकी मुंह पर लग गया। इसी प्रकार उन्होंने सोचा कि चलो भेड़ें हैं, उनको दाना ही खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर जो सब की सब झपटी, तो भाग कर जाना कठिन हो गया। लष्टम पष्टम तख्तों पर चढ़ गई, यानी कि जैसे तैसे वो चढ़ गई तख्तों के ऊपर। पर भेड़ चाल मशहूर है, उनकी नज़र तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलांगती, बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गई। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। भेड़ें बहुत निसंकोच सबको रोंदती, मेंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गई। यानी कि वहाँ पर जो भी था सब कुछ उन्होंने ख़राब कर दिया। जो वहाँ पर दुपट्टा फैला हुआ था वो सारा ख़राब कर दिया, क्योंकि उनकी नज़र कहाँ थी भेड़ों की, केवल दाने के सूप पर थी। और वो मेंगन करती हुई वहाँ पर सब कुछ वहाँ ख़राब करती हुई निकल गई। तो जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बम्बारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। जहाँ जहाँ से सूप गुजरा, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गई।
हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाके सो रही थी। उन पर से जो भेड़ें दौड़ी तो न जाने वह सपने में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। तरकारी वाली यानी कि सब्जी वाली, जो सब्जी देने आई हुई थी वहाँ बंगले में, वह दालान में बैठी। दालान आप समझ गए होंगे कि क्या होता है, कि जो बंगला होता है उसमें जो बाहर की तरफ बरामदा होता है, दालान बरामदे को बोलते हैं। तो वो दालान में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर रसोइयों को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हो। भेड़ को चोट ही नहीं लगती, क्योंकि भेड़ों के शरीर पर इतने बाल होते हैं, उनको मारा जाए तो उनको पता नहीं चलता। बिल्कुल यह समझकर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं, वह आप ही पर चढ़ बैठेगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कढ़ाई में झोंक दी। यानी कि भेड़ों ने क्या किया, तरकारी वाली की सारी सब्जी पेट की कढ़ाई में झोंक दी, यानी कि वो सारी खा गई उसकी तरकारी। इधर यह प्रलय मची थी, प्रलय यानी कि तूफान। उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे 4 भैंसों का दूध दोहने पर जुट गए। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी यानी आगे पीछे के जो पैर हैं वो बांध दिए जाएं और फिर काबू में लाकर दूध दूह लिया जाए। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए गए। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांध अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। छूट कर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी उछल कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं, साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया और वह पलंग की दोनों पट्टियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को भला बुरा सुनाने लगे। क्योंकि एक रस्सी है उनकी खाट के साथ बांध दी गई थी चाचा जी के, तो जैसे ही वो भैंसें भागी उनकी खाट को लेकर भी भाग पड़ती हैं वो। यहाँ बड़ा मज़ा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी, पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए थे चाचा जी। ओहो, एक भूल ही हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिए, यानी कि भैंस रुक गई। बछड़ा तत्काल जुट गया, दोहने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया। कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिरा। 2-4 धारें गिलास कटोरों पर भी पड़ गई। बाकी बछड़ा पी गया। यह सब कुछ मिनटों के 3/4 में ही हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़े, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियां बाग में हकाई गई। मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पोंछे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। यानी कि इतना घर के अंदर तूफान मचा देते हैं वो बच्चे कि सब परेशान हो जाते हैं। तरकारी वाली की सब्जी जो खा गई थी भेड़े, उसको पैसे दिए गए। अब अम्मा जी इतनी गुस्से में आ गई कि आगरा जाने के लिए, यानी कि जहाँ पर अम्मा जी का मायका था वहाँ पर वो जाने के लिए सामान बांधने लगती है। वो कहती है या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके। अम्मा ने चुनौती दे दी। तो कहते हैं या तो बच्चों से ही काम करवा लो या फिर मैं करूँगी। तो इस तरह से तो सारे घर को उन्होंने सिर पे उठा लिया है और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। बटालियन होता है पलटन, यानी कि फौजी टुकड़ी जिसको हम बोलते हैं। तो बटालियन बच्चों के ग्रुप को कहा गया है। और जिस प्रकार फौज में, आर्मी के अंदर कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है, सज़ा सुनाने की जाती है, उसी प्रकार पूरी बटालियन का वहाँ बच्चों का कोर्ट मार्शल कर दिया गया। और उनको पहले तो ये कहा गया था कि किसी काम करोगे तो खाना मिलेगा, नहीं तो रात का खाना बंद। तो इस बार उसका उल्टा किया गया कि बच्चों घर किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा, यानी कि किसी भी चीज़ को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब बच्चे कहते हैं ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। अब बच्चों से परेशान होकर कहते हैं वो तो, लेकिन बच्चे क्या सोच लेते हैं कि अब बड़ों को ये प्रॉब्लम भी है, हम काम कर रहे हैं तो हमें करने नहीं दे रहे।
तो इसलिए बच्चों ने फैसला कर लिया कि हम फिर से जैसे कामचोर थे वैसे ही बन जाएंगे और हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। तो इसमें तो इसमें प्रश्न कई बार आ जाता है कि कौन सी समस्या का वर्णन किया गया है इस कहानी के अंदर। तो सबसे बड़ी समस्या तो है इसमें बच्चों का कामचोर होना, और इसमें ये भी बताया गया है कि बच्चों को कैसे सुधारना, अप्रत्यक्ष रूप से सुधारने की बात भी बताई गई है। कैसे बताई गई कि बच्चों को काम करना सिखाना चाहिए, सीखना चाहिए उनको, बड़े उनको काम करना सिखा सकते हैं जिससे कि दूसरों पर वो डिपेंड न रहें, नौकरों पर डिपेंड न रहें। अगर वो काम नहीं सीखेंगे तो जैसा इसमें बच्चों के साथ हुआ, बच्चों को काम करना नहीं आया, सब कुछ काम बिगाड़ दिया, वैसे ही बच्चे काम बिगाड़ते चले जाएंगे। तो अप्रत्यक्ष रूप से लेखक ने बच्चों को सुधारने की समस्या की ओर भी संकेत किया है। तो आपको ये कहानी समझ आ गई होगी। तो इसके हम थोड़े प्रश्न समझ लेते हैं जो इसमें अभ्यास के दिए गए हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, किन के बारे में और क्यों कहा गया है। तो कहानी में मोटे मोटे शब्द हैं वो कामचोर बच्चों के लिए प्रयोग किया गया है, क्योंकि उनके माता पिता को लगता है कि वे कामचोर है, खा पी कर सारा दिन पड़े रहते हैं और ये घर का काम इनको कुछ नहीं करना आता, इसलिए वे अपना काम भी नहीं करते, इसलिए उनको मोटे मोटे कहा गया है। दूसरा प्रश्न है, बच्चों के उद्यम मचाने के कारण घर की क्या दुर्दशा हुई। तो क्या दुर्दशा होती है, क्योंकि कुछ काम तो बच्चों को आता ही नहीं था, सब काम उल्टा पुल्टा कर देते हैं। दरी साफ करा तो वहाँ पर मिट्टी मिट्टी कर दी, फिर पानी डाला तो कीचड़ हो गया। मुर्गियों को दड़बे में डालने लगे तो मुर्गियों ने सारी जगह खराब कर दी। इसी तरह भेड़ों को सूप देने गए तो तरकारी वाले की सारी सब्जी खा जाती है वो। इसी प्रकार जब भैंस का दूध निकालने लगे तो भैंस का जो सारा दूध है वो बछड़ा पी जाता है। चाचा जी को वो भैंस है उसकी चारपाई को खींचकर दौड़ पड़ती हैं। ये सब चीज़ें क्या होती हैं, वो घर की दुर्दशा कर देती हैं। फिर है, या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो। अम्मा ने कब कहा और इसका परिणाम क्या हुआ। कि जब सारा दिन बच्चों ने इस तरह के काम के, सारा घर का वातावरण खराब हो गया, दुर्दशा हो गई घर की, तो अम्मा जी परेशान हो जाती हैं और अम्मा जी सोचती हैं अगर बच्चे इसी तरह काम करते रहे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए वो कहती हैं कि या तो बच्चा राज कायम कर लो, कि या तो इन्हीं बच्चों से ही काम करवा लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं मायके चली जाऊंगी। तो इस तरह से वो फिर अब्बा जी क्या कहते हैं, इसका परिणाम क्या होता है। अम्मा जी जब ये बात कहती है तो अब्बा जी बच्चों को कहते हैं कि बिल्कुल भी काम नहीं करना है और अगर उन्होंने काम को हाथ लगाया तो रात का भोजन बंद। तो इस तरह से अब्बा जी ये निर्णय लेते हैं। फिर है, कामचोर कहानी क्या संदेश देती है। तो क्या संदेश देती है ये तो आपको समझ आ ही गया होगा कि काम स्वयं करने की कोशिश करनी चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए। अगर नहीं भी आता है काम करना तो उसको पहले सीखना चाहिए। कभी भी नौकरों के सहारे नहीं रहना चाहिए, आत्मनिर्भर बनना चाहिए, क्योंकि माता पिता है वो उन्हें भोजन नहीं देते, उन्हें डांटते फटकारते हैं। इससे ये पता चलता है कि जो कामचोर होता है उसका कोई भी इज्जत नहीं करता है। कि कामचोर व्यक्ति की कौन इज्जत करेगा, इसलिए कामचोर नहीं होना चाहिए। उसके बाद है, क्या बच्चों ने उचित निर्णय लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। नहीं, ये बच्चों ने उचित निर्णय बिल्कुल नहीं लिया, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो काम करने की कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाएगी। क्योंकि अगर वो काम करना सीख ही नहीं पाएंगे, तो अगर वो काम करना नहीं सीखेंगे तो ऐसे ही सब कामचोर कहेंगे उनको। समाज में कोई भी उनकी इज्जत नहीं करेगा, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, वो हमेशा ही दूसरों पर निर्भर रहेंगे, नौकरों पर निर्भर रहेंगे। इसलिए बच्चों को काम सीखना चाहिए। इसलिए बच्चों का जो ये निर्णय था कि वो हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे, यानी कि कुछ काम नहीं करेंगे, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं था। फिर है कहानी से आगे। कहानी से आगे में फर्स्ट क्वेश्चन है, घर के सामान्य काम हो या अपना निजी काम, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुरूप उन्हें करना आवश्यक क्यों है। कि घर के जो डेली रूटीन के कार्य होते हैं या अपना स्वयं के कार्य होते हैं, वो हर एक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुरूप, यानी जितना वो काम कर पाए उसके अनुरूप करना सही है। क्यों है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें सफलता नहीं मिलेगी। अगर हम अनुरूप कार्य करेंगे, मन लगाकर कार्य करेंगे, तो ऐसा कार्य करने से सफलता मिलेगी ज़रूर। दूसरा है, भरा पूरा परिवार कैसे सुखद बन सकता है और कैसे दुखद। कामचोर कहानी के आधार पर निर्णय लीजिए।
क्योंकि सुखद कब बनेगा, सुखी कब बनेगा, जब पूरा परिवार होता है, जब सभी सदस्य मिलकर कार्य करें, साथ ही एक दूसरे की हेल्प करें, सहायता करें, तो तभी कोई भरा पूरा जो बड़ा परिवार है वो सुखद हो सकता है। और दूसरा है कि कैसे दुखद हो सकता है। दुखद कब होगा, जब एक दूसरे स्वार्थ भावना में कोई काम नहीं करेगा, दूसरों पर निर्भर रहेगा, बच्चों को काम नहीं सिखाया जाएगा, सब नौकरों पर निर्भर रहेंगे, ठीक ढंग से कार्य नहीं करेंगे, तब वो दुखद हो जाता है। तो इसी आधार पर ये है कि अपना अपना काम करना सिखाया जाता, तो इस तरह की नौबत परिवार में नहीं आती, जैसे कि हमने इस कहानी में पढ़ी। फिर है, बड़े होते बच्चे किस प्रकार माता पिता के सहयोगी हो सकते हैं, कामचोर कहानी के आधार पर बताइए। क्योंकि जो बच्चे हैं वो माता पिता की हेल्प कर सकते हैं, घर के कार्यों के अंदर कर सकते हैं, और माता पिता कहें उनके अनुसार कार्य कर सकते हैं, जितना वो कार्य, जितने उनमें क्षमता हो, और नहीं आए तो उनको सही ढंग से सिखाया जा सकता है। और अचानक से अगर उनको काम करने के लिए कहा जाएगा तो बच्चों को करना नहीं आएगा, पहले उनको सिखाना पड़ता है, तभी वे जो माता पिता है उनके सहयोगी, उनके सहायक हो सकते हैं। फिर है, कामचोर कहानी एकल परिवार की कहानी है या संयुक्त परिवार की, इन दोनों तरह के परिवारों में क्या क्या अंतर होते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे, संयुक्त परिवार के अंदर तो जो पूरा भरा पूरा दादा दादी, नाना जो है, चाचा चाची, ताऊ ताई सब होते हैं, जो बड़ा परिवार होता है। लेकिन जो एकल परिवार होता है उसमें केवल बच्चे और उनके पेरेंट्स होते हैं। तो जो होता है संयुक्त परिवार, उसमें तो होते हैं सभी एक दूसरे की सहायता करते हैं, एक दूसरे के कार्य में हाथ बटाते हैं। और एकल परिवार में है वो बच्चों में सहयोग की भावना, हेल्प करने की भावना नहीं आती। तो दोनों में यही सबसे बड़ा अंतर है। फिर है, अनुमान और कल्पना। अनुमान और कल्पना के जो प्रश्नोत्तर हैं वो कोई आपके ही करने के हैं, फिर भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ। घरेलू नौकरों को हटाने की बात किन किन परिस्थितियों में उठ सकती है, विचार कीजिए। घरेलू जो नौकर होते हैं लोगों के घरों में, उनको हटाने की बात कैसे हो सकती है। एक तो घरेलू नौकरों को जो तनख्वाह दी जाती है, अगर कोई व्यक्ति तनख्वाह न दे पाए उनको पूरी तरह से, तो उनको हटाया जा सकता है। किसी व्यक्ति की नौकरी छूट जाती है, या जब नौकर अच्छी प्रकार से काम नहीं करते तो भी उनको हटा दिया जाता है। नौकर मालिक की बातों को नहीं मानता, आगे का पालन नहीं करता, और या नौकर कुछ काम चोरी करता है या चोरी करने की आदत होती है, तो इस तरह से नौकरी ऐसे होते हैं तो उनको हटा दिया जाता है। ऐसी परिस्थितियों में उसको हटाया जाता है। दूसरा प्रश्न है, कहानी में एक समृद्ध परिवार के उद्यमी बच्चों का चित्रण है। आपके अनुमान से उनकी आदत क्यों बिगड़ी होगी, उन्हें ठीक ढंग से रहने के लिए आप क्या क्या सुझाव देना चाहेंगे। कैसे बिगड़ी होगी उनकी आदतें। लाड़ प्यार में उनको काम करना नहीं सिखाया गया, नौकरों पर उनको निर्भर कर दिया गया, ठीक है, तो ये कारण था उनका बिगड़ने का। तो उनको सुधारने के लिए भी उनको काम सिखाया जाए, और बड़े अपने सामने उनसे काम करवाएं, छोटे छोटे पहले कार्य उनसे करवाए जाएं, फिर उनको बड़े कार्य दिए जाएं, और कोई मुश्किल काम है तो उनमें उनकी हेल्प भी की जाए। तो इस तरह से बच्चों को मेहनती बनाया जा सकता है, कार्य करना सिखाया जा सकता है। तो आपको ये सारे प्रश्न अच्छी प्रकार से समझ आ गए होंगे। आगे आपकी है ये भाषा की बात है। तीसरा प्रश्न है ये आपका स्वयं करने का है। ये भाषा की बात है, इसमें आपके क्या दिए गए हैं कि जो है उपसर्ग से रिलेटेड प्रश्न है। तो उपसर्ग आपको पता ही है कि मूल शब्द के आगे जो लगते हैं उपसर्ग होते हैं। तो इसमें बहुत से उपसर्ग दिए गए, जैसे बेतुका, बेईमान, बेघर, बेचैन, बेहोश। तो नीचे कुछ उपसर्ग दिए गए हैं, तो उनको लगाकर आपने शब्द बनाने, जैसे प्र उपसर्ग दे दिया है, प्र से आप बना सकते हैं प्रगति, प्रदान। इसी प्रकार आजीवन, आक्रमण, आलोचना। इसी प्रकार भर है, भर से भरपूर, भरपेट। इसी प्रकार बद, बदनाम, बदसूरत, बदमाश। इस तरह से आप शब्द बना सकते हैं।
नीचे आपके शब्दार्थ भी दिए गए हैं, वैसे तो साथ के साथ मैंने आपको शब्दार्थ भी बता दिए हैं। तो सभी बच्चों को अच्छी प्रकार से ये लेसन, इसके प्रश्नोत्तर अच्छी प्रकार से समझ आ गए होंगे। इस पाठ को आप अपनी बुक से भी पढ़िए, शब्दार्थों को भी समझिए, प्रश्नोत्तर को भी समझिए, तो आपको ये अच्छी प्रकार से समझ आ जाएगा। और जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सीमा हिंदी पाठशाला, वो सभी बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके सिलेबस से रिलेटेड जितने भी वीडियोस मैं डालूँगी आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा, जिससे आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी।